आवश्यकता है, उस संसाधन को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से 10 लाख रुपए निधि के तौर पर सुपुर्द किया जा रहा है। और इस राष्ट्रीय कमेटी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय कमेटी, राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग मोर्चा तथा प्रदेश के सभी पदाधिकारी और हमारे उत्तर प्रदेश के साथी माननीय अनुपम सिंह पटेल, माननीय सुशील यादव जी, माननीय रामनिवास यादव जी, माननीय शैलेश यादव जी से आपसे निवेदन है कि माननीय साहब को 10 लाख रुपए निधि के तौर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले दिया जा रहा है। यह आंदोलन अब जन आंदोलन में रूपांतरित होता नजर आ रहा है। यह सैलाब बता रहा है कि देश में अब आरएसएस भाजपा की सरकार नहीं चलने वाली है। इस देश में आने वाले समय में मूल निवासियों की सरकार चलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ साथियों, अब इस सत्र की अध्यक्षता करने के लिए साहब क्या करना चाहिए। हेलो साथियों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा आज राष्ट्रीय स्तर का प्रथम राष्ट्रीय स्तर का अधिवेशन हो रहा है और प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन होने के बावजूद भी बड़े पैमाने पर आज ये अधिवेशन हो रहा है। तो मैं तमाम पिछड़े वर्ग के लोग जो देश भर से यहाँ आए हैं, उन सभी लोगों को इस काम को, बड़े काम को अंजाम देने के लिए एक राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन लेने के लिए आप लोगों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, इसके लिए हृदय से आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं भारत में, वो ब्राह्मणों की ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अभी आपस में बातचीत मत करो। जो जिस स्थिति में है बैठ जाए, क्योंकि कोई परिवर्तन जिसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं वो सुविधाओं से नहीं होता। सुविधा से बड़ा परिवर्तन नहीं होता है। हम लोगों को कुछ असुविधाएं झेलनी होगी, तब जाकर परिवर्तन होगा। अगर कोई औरत माँ बनना चाहती है तो उसको बच्चा पैदा करने का दुख झेलना होगा। अगर वो दुख झेलना नहीं चाहती है तो वो माँ नहीं बन सकती। औरत तो रहेगी मगर माँ नहीं बन सकती। तो हम जो परिवर्तन चाहते हैं, उस परिवर्तन के लिए हमें सुविधाओं से परिवर्तन कर लेंगे ऐसा नहीं होगा। जो भी असुविधाएं हैं उसके तहत रहकर हम लोगों को परिवर्तन करने का हुनर अपने अंदर सीखना होगा और उसकी तैयारी करनी होगी। साथियों, 2 सत्र में आज का ये पिछड़े वर्ग का राष्ट्रीय अधिवेशन है। साथियों, इस देश में अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान 2 टुकड़ों में हम लोगों को बांटा था। ब्राह्मण अंग्रेजों से थोड़ा महान लोग हैं, अंग्रेजों से वो कम नहीं है, महान है। अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान 2 टुकड़ों में बांटा था। ब्राह्मणों ने हम लोगों को
247 जाति के टुकड़ों में बांटा। तो अंग्रेजों से ब्राह्मण बहुत महान है, बहुत 3000 गुना महान है। 2 से भागाकार करो 6247 को, तो 3000 से भी ज्यादा गुना जो है वो ब्राह्मण अंग्रेज से ज्यादा महान है। और उन ब्राह्मणों ने शेड्यूल कास्ट की 1703 जाति के टुकड़े बनाए। बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग यहां हैं उनको पता नहीं होगा कि शेड्यूल कास्ट के 1703 टुकड़े हैं ऑल इंडिया में, और आदिवासियों के 801 टुकड़े हैं, और पिछड़े वर्ग के 3743 टुकड़े हैं। तो सबसे ज्यादा टुकड़े ब्राह्मणों ने पिछड़े वर्ग के किए। साथियों, जो ये हमारे हाथ में बहुजन चाय है, बहुत टेस्टी है। इसको हमने यूज किया है, बहुत बढ़िया लगता है। जब से बहुजन प्रोडक्ट लॉन्च हुआ देश में पूरा तहलका मचा हुआ है, और बहुजन प्रोडक्ट के लगभग 250 प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप एक बार बहुजन प्रोडक्ट के सारे जो है कि चाय और बहुत सारे जो है कि फेस वॉश और साबुन तमाम प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं। मैं निवेदन करता हूँ कि आप भी यूज करें। मैंने इसको यूज किया, बहुत बेस्ट है। पिछड़े वर्ग के टुकड़े 3743 जाति के। आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का है। आरएसएस ने उसको प्रधानमंत्री के तौर पर नॉमिनेट किया। ये अपने से बना हुआ प्रधानमंत्री नहीं है। अडवाणी का और नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री पद के लिए झगड़ा हुआ था, और इस झगड़े में आरएसएस ने नरेंद्र मोदी का समर्थन किया और नरेंद्र मोदी को घोषित किया। तो अडवाणी जो है विजनवास में चले गए। तो अभी नरेंद्र मोदी को आरएसएस के ब्राह्मणों ने नॉमिनेट किया हुआ है। अंग्रेजी का शब्द है नॉमिनेट करना, उसको हिंदी में कहते हैं नॉमिनेशन को नामधारी। ये नामधारी प्रधानमंत्री है, आरएसएस का नॉमिनेट किया हुआ है, नामधारी प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का पद भी है। आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को पावर नहीं दिया, पद दिया। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का पद दिया, पावर नहीं दिया। इसलिए 52% ओबीसी का प्रधानमंत्री है ऐसे कहा जाता है। आरएसएस के लोग प्रचार भी करते हैं, मगर उसको प्रधानमंत्री बनाया, पावर नहीं दिया। अगर बल्ब को आप पावर का बटन मत जलाओ तो बल्ब जलता है? नहीं जलता ना, ऐसे ही है। ये जो बल्ब है उसको पावर, आरएसएस ने पावर का बटन नहीं दबाया, पावर नहीं दिया। इसका सबूत क्या है? तो पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री है, मगर पिछड़े वर्ग की जाति आधारित गिनती करने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का पद दिया गया, पावर नहीं। पावर होता तो फैसला करता, पावर ही नहीं है फैसला करने का। मगर पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो पद से ही खुश है।
समझ रहे हैं? तो पिछड़े वर्ग के लोग यहाँ बैठे हैं ना, इसीलिए मैं थोड़ा उनको दुख लगना चाहिए, इसीलिए बोल रहा हूं। उनको खुशी वाली बात नहीं बोल रहा हूं, उनको थोड़ा दुख लगना चाहिए कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो पद से ही खुश है। पावर मिले या ना मिले, साला हमारा आदमी प्रधानमंत्री बन गया। इसके पहले देवेगौड़ा भी बन गया था कर्नाटक का, वो भी पिछड़े वर्ग का था, मगर उसको ज्यादा देर चलने नहीं दिया, क्योंकि वो पिछड़े वर्ग के समर्थन में गिनती करने के बारे में ऑर्डर कर रहा था। तो उसको ज्यादा देर रहने नहीं दिया, उसको हटा दिया। नरेंद्र मोदी के 2024 तक 10 साल पूरे हो जाएंगे तो आरएसएस ने उसको तीसरी बार भी प्रधानमंत्री के लिए नॉमिनेट किया, ये उसी के नेतृत्व में लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, पिछड़े वर्ग का है, पिछड़े वर्ग की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। तो आरएसएस को लगता है हाँ ये सुटेबल आदमी है, ये सुटेबल आदमी है, ये सुटेबल पिछड़ा है, ये हमारी व्यवस्था में सूट हो रहा है, हमारे व्यवस्था में अव्यवस्था पैदा नहीं कर रहा है, ये सुटेबल है। तो प्रधानमंत्री पद के लिए पिछड़े वर्ग के लोग खुश है कि हमारा आदमी प्रधानमंत्री हो गया। तो इसलिए साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछड़े वर्ग के लोगों को इससे संतुष्ट नहीं होना चाहिए, और पिछड़े वर्ग के लोगों की यदि वास्तविक गिनती किया जाए तो ये 60-65% लोग हैं। कैसे? 1931 के सेंसस के अनुसार मंडल कमीशन ने आंकड़ा निकाला था तो 52% निकल रहा था 31 का। और ये जो मेरे हाथ में बहुजन डिटर्जेंट पाउडर है, आप भी इसको यूज करें, क्योंकि हमने यूज किया है, बहुत ही बढ़िया है, कपड़े को अच्छे तरीके से सफाई करता है। 31 के बाद 14 अगस्त 47 को पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान हिस्सा हो गया। मान लो 20% लोग पाकिस्तान चले गए, तो भारत में रह गए 80% लोग। तो परसेंटेज 80% में 80 में नहीं निकाला जाता, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मानक आंकड़ा बनाना पड़ता है, तब जाकर परसेंटेज निकाला जाता है। तो हम 80 को 100 बना लेते हैं। अगर मान लो 80 को खींच ले तो 80 100 हो जाएगा, तो 80 में 52 है तो वो 52 भी खींचा जाएगा। है समझ में आ रहा है? अगर 20% में अगर 52 10% ऊपर खींचा गया तो 62 हो गया, हो गया ना 62, 52 का 62। तो इस हिसाब से आजाद भारत में कुछ संख्या भी बढ़ गई है, उस हिसाब से ये 65-66% है पिछड़े वर्ग के लोग। तो ये पिछड़े वर्ग में हम लोगों को जानना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले तो हमें जानकारी होना चाहिए कि जिस समाज को हम लोग जागृत करना चाहते हैं, जिसको संगठित करना चाहते हैं और संगठित शक्ति निर्माण करके फिर संगठित शक्ति का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करके बदलाव करना चाहते हैं, तो हमारे पास हमारे ही लोगों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। हमें हमारे लोगों की ही सही जानकारी नहीं होती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या है उसमें नॉमेडिक ट्राइब के लोग हैं। अब ट्राइब तो ट्राइब में शामिल होना चाहिए, मगर पिछड़े वर्ग में नॉमिनी ट्राइब के लोग शामिल है। निचले पायदान में, सबसे निचले पायदान में नॉमिनी ट्राइब के लोग संख्या में शामिल है। फिर उसके ऊपर मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं,
फिर उसके ऊपर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, और इन लोगों से कन्वर्टेड मुसलमान हैं, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, जैन है, लिंगायत है, ये सारे हैं बैकवर्ड क्लासेस में। हमें जानकारी होनी चाहिए ये सारे लोग हमारे बैकवर्ड क्लासेस से संबंधित हैं, और इतने लोगों को जगाने का, इतने लोगों को जोड़ने का और जोड़कर शक्ति बनाने का और फिर शक्ति का उपयोग और प्रयोग करने का मामला है। अगर हमारे पास जानकारी ही नहीं है तो फिर ये काम हम नहीं कर सकते। हमें जानकारी पहले होना चाहिए, इसलिए ये बात मैं साथियों आप लोगों को बता रहा था। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, उसको भी जानना और समझना बहुत जरूरी है। ये बहुत हिस्टोरिकल बात है और इतिहास से संबंधित बात है, मगर ये पिछड़े वर्ग के लोगों को जानना समझना बहुत जरूरी है। आप में से बहुसंख्यक लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के 131 मेंबर पार्लियामेंट में चुनकर जाते हैं। 131 इतने लोग चुनकर जाते हैं। 22.5% 1952 से चुनकर जा रहे हैं। अभी वो आंकड़ा 131 हो गया। 1950 से आगे आज तक केंद्र में जितनी सरकारें बनी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के सपोर्ट के बगैर एक भी सरकार नहीं बनी। नरेंद्र मोदी की सरकार भी नहीं बनी, जवाहरलाल नेहरू की सरकार भी नहीं बनी, इंदिरा गांधी की सरकार भी नहीं बनी, राजीव गांधी की सरकार भी नहीं बनी, अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार नहीं बनी। नरेंद्र मोदी को जो 303 लोकसभा की सीटें अभी चुनकर आई है, उसमें 76 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं। अगर वो माइनस कर दो तो नरेंद्र मोदी भरभरा के गिर जाएगा, मुंह केवल गिर जाएगा। 303 में से 76 निकाल दो तो 24 और 3 27, 227 रहेंगे। सिंपल मेजॉरिटी के लिए 272 चाहिए, तो केवल 227 रहेंगे, सरकार गिर जाएगी, सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं रहेगी। तो ये आंकड़े का बैकग्राउंड थोड़ा बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड है, इसलिए बता रहा हूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया, लड़ाई की और कहा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को उनके संख्या के अनुपात में सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए, तो 17 अगस्त 1932 को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार बहाल किया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट, इसमें दो शब्द है, एक सेपरेट है, एक इलेक्टोरेट। सेपरेट जो शब्द है, किससे सेपरेट? ब्राह्मणों से सेपरेट। सेपरेट अर्थ का हिंदी में क्या अर्थ है? अलग, ब्राह्मण से अलग। ब्राह्मण से अलग का एक अर्थ यह है कि जो लोग ब्राह्मण के गुलाम हैं, 17 अगस्त 1932 को ब्राह्मण से अलग करके ब्राह्मण के नियंत्रण से उनको मुक्त कर दिया गया। अब शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग अपना कैंडिडेट खुद अपने वोटों से चुन सकेंगे। शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब के लोग अपने वोटों से अपना प्रतिनिधि चुनेंगे और ब्राह्मण का इसमें किसी प्रकार का कोई। साथियों, जो ये हमारे हाथ में बहुजन चाय है, बहुत टेस्टी है। इसको हमने यूज किया है, बहुत बढ़िया लगता है। जब से बहुजन प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, देश में पूरा तहलका मचा हुआ है और बहुजन प्रोडक्ट के लगभग 250 प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप एक बार बहुजन प्रोडक्ट के सारे जो है कि चाय और बहुत सारे जो है कि फेस वॉश और साबुन, तमाम प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं।
मैं निवेदन करता हूँ कि आप भी यूज करें। मैंने इसको यूज किया, बहुत बेस्ट है। कोई दखल नहीं होगा, इसलिए मैं इसको कहता हूं 17 अगस्त 1932 को शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के लोग ब्राह्मणों के गुलामी से आजाद हो गए। गांधी जी को 15 अगस्त 47 को आजादी मिली। दूसरी और एक बात बता रहा हूं कि गांधी जी को 15 अगस्त 47 को आजादी मिली और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को 17 अगस्त 1932 को, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों से सेपरेट करने में आजादी हासिल की। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले, शाहू महाराज इस बात को मानते थे कि ये जो कांग्रेस का आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन हमारे आजादी का आंदोलन नहीं है। हमारा आंदोलन अंग्रेजों के गुलामी से आजादी का आंदोलन नहीं है। हमारा आंदोलन ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी का आंदोलन है। तो 17 अगस्त 1932 को बाबा साहब अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी हासिल करने में कामयाब हो गए। यह इतिहास सेपरेट इलेक्टेड का। जब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग ब्राह्मणों के गुलामी से आजाद हो गए तो गांधी जी ने कहा मुझे मंजूर नहीं है, इनकी आजादी मुझे मंजूर नहीं है। मैं केवल अंग्रेजों के गुलामी से आजादी ही मुझे मंजूर है, ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी मंजूर नहीं है। गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन किया। मुझे नहीं लगता बैकवर्ड क्लास के लोगों को यह जानकारी है। बहुत पुराना 2000 साल का इतिहास नहीं बता रहा हूं, 17 अगस्त 1932 का। तो कितना साल हो गया? 100 तो पूरा नहीं हुआ अभी है? 2032 में होगा तो 10 साल और कम है, 90 ही साल हो रहा है। पुराना इतिहास नहीं बता रहे, अभी का मालूम नहीं। साला पुराना कहां से मालूम होगा? अभी का ही हम लोगों को पता नहीं चल रहा है। तो जब गांधी जी ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के सेपरेट इलेक्टेड अर्थात ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी बात का विरोध किया, उसके विरोध में आमरण अनशन किया। जब आमरण अनशन किया तो गांधी जी ने हमारे लोगों पर सेपरेट इलेक्टोरेट छोड़ने का, यानी अपनी आज़ादी छोड़ने का ज़बरदस्ती किया। और ज़बरदस्ती करने के बाद 24 सितंबर 1932 को, आज है ना? हाँ भाई चौधरी साहब, 24 सितंबर आज है ना? हाँ, थोड़ा याद दिला रहा हूं आप लोग। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और बाबा साहब आम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ और गांधी जी ने जबरदस्ती हमारे लोगों को जॉइंट इलेक्टोरेट दिया। जॉइंट इलेक्टोरेट का क्या मतलब है? नहीं, शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, शेड्यूल ट्राइब का कैंडिडेट अपने चुनाव क्षेत्र में चुनाव लड़ेगा, मगर ब्राह्मणों को एससी और एसटी का कैंडिडेट चुनने का अधिकार होगा। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या था? शेड्यूल कास्ट के वोटर और शेड्यूल कास्ट का ही कैंडिडेट। शेड्यूल कास्ट के लोगों को शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट चुनने का अधिकार होगा। तो इसका परिणाम क्या होता? जो सबसे ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली शेड्यूल कास्ट का आदमी होता वही चुनकर जाता। शेड्यूल ट्राइब का जो आदमी सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा ताकतवर होता वही चुनकर जाता, और वो शक्तिशाली एससी एसटी का आदमी चुनकर जाता, गांधी की एक नहीं सुनता।
चलता चल तू चलता चल। दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने लड़ता चल। चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल। दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने लड़ता चल। नागवंश का नायक है तू, द्रविड़ों का सरदार है। मौर्य वंश का है जुनून तू, भारत का रखवार है। तेरी भुजा में बसा हुआ है, तेरी भुजा में बसा हुआ है चंद्रगुप्त का बाहुबल। चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल। चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल। दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने